रमज़ानुल मुबारक, रमज़ानुल मुबारक, रमज़ानुल मुबारक, बहार रमज़ान। रमज़ानुल मुबारक। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। मैं सैयद फ़हाद और हमारे प्रोडक्शन एंड शूट हेड अली नकाश की तरफ से अस्सलामु अलैकुम पाकिस्तान। बाहर रमज़ान ट्रांसमिशन के प्रोग्राम रमज़ान और नौजवान में आज फिर एक दफ़ा हमारे दरमियान पाकिस्तान के हाई लिटरेसी रेट इलाका गुलशन हदीद के एक वेलफेयर प्राइवेट स्कूल इकरा फाउंडेशन के स्टूडेंट हमारे साथ शरीक हैं। हम सबसे पहले इनके तारुफ की तरफ चलते हैं, तो हम चाहेंगे कि हमारे सामने जो बच्चियां बैठी हैं वो अपना तारुफ करवाएं। अस्सलामु अलैकुम, मेरा नाम मायदा ताहिर है। मैं जमात 7वीं की तालिब इल्म हूँ और मेरे स्कूल का नाम इकरा फाउंडेशन स्कूल है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मेरा नाम कोमल ख़ान है। मैं क्लास 7 की तालिब इल्म हूँ और मेरे स्कूल का नाम इकरा फाउंडेशन स्कूल है। ज़बरदस्त हो। अच्छा बच्चों, आपको पता है कि आज आप जिस प्रोग्राम में तशरीफ़ लाई हैं, आप जहाँ मेहमान हैं, ये रमज़ान के हवाले से प्रोग्राम किया जा रहा है। तो सबसे पहले तो मैं चाहूँगा कि आप रमज़ान के ऊपर रोशनी डालें। अगर मैं मायदे से बात कर रहा हूँ कि रमज़ान आपको क्या बता रहा है, क्या सिखा रहा है, या आपको रमज़ान से क्या समझ आता है? जी देखिए, रमज़ान हमें सिखाता है इनकिसारी को अपनाना, परहेजगारी, अपने नफ्स पर काबू करना और सबसे बड़ा सब्र करने का तरीका भी रमज़ान ही हमें बहुत अच्छे से दिखाता और समझाता भी। बहुत ज़बरदस्त। जमायदा, आपसे ही मैं बात करता हूँ पहले। एक आप स्टूडेंट हैं और आपने कहा क्लास 7 के स्टूडेंट हैं, तो ये सेकेंडरी पोर्शन में आ जाता है और सेकेंडरी पोर्शन में जब बच्चा पहुँचता है तो काफ़ी समझदार होता है और जवानी के करीब होता है, समझदारी के करीब होता है, बलूगत के करीब होता है। तो यकीनन घर के जो काम होते हैं उसमें भी ख़ास तौर पे लड़कियां अपना अम्मी का या बड़ी बहनों का हाथ बटाती हैं और साथ साथ अपनी पढ़ाई को भी लेके चलती हैं। और इस उम्र में जाहिर सी बात है जिम्मेदारियों के साथ अपने लिए भी कुछ इंजॉयमेंट होती है, कोई खेल कूद, टीवी, मोबाइल, रिश्तेदार, सहेलियाँ, सारी चीज़ें होती हैं। तो आप 11 महीने सब काम कर रही होती हैं और अचानक फिर रमज़ान आ जाता है और रमज़ान में जल्दी सोना, जल्दी उठना, दोपहर की रूटीन भी सारी आउट होती है, ट्यूशन जल्दी आना। तो ये आपको मुश्किल लगता है या आसान लगता है, या थोड़े दिन मुश्किल लगते हुए 2-3 दिन बाद आप उसमें एडजस्ट होती हैं? जी ऐसा ही होता है कि थोड़े दिन मुझे थोड़ा टफ लगता है, फिर बाद में सेटल हो जाता है। और अगर हम इसी सवाल में पढ़ाई को ऐड कर दें कि अगर पढ़ाई के हवाले से रमज़ान आपको ज़्यादा टाइम देता है पढ़ने के लिए, या आपको रमज़ान थोड़ा टफ महसूस होता है कि थोड़ा मुश्किल है कि रमज़ान में पढ़ना टाइम कम मिलता है? जी ऐसा ही है, रमज़ान में बहुत ज़्यादा कम टाइम मिलता है मुझे पढ़ने के लिए, जिसमें सिर्फ ट्यूशन का टाइम मिलता है पढ़ने के लिए। फिर वो बाकी तो ऐसे अफ्तारी की मम्मा के साथ तैयारियाँ हो जाती हैं, तो इस तरह से वो टाइम नहीं मिलता। मुश्किल हो जाती है। और इस दफ़ा मेरे ख्याल में ज़्यादा मुश्किल हुई होगी क्योंकि आपके फाइनल पेपर भी थे। जी ठीक है, तो पेपर कैसे हुए हैं? अच्छे हुए हैं या मुश्किल होने की वजह से पेपर अच्छे नहीं हुए? जी बहुत अच्छे हुए हैं पेपर। अच्छा, चलिए हम कोमल से बात करते हैं। कोमल, यही सवाल अगर मैं आपकी तरफ रखूं तो आप क्या जवाब देंगी कि रमज़ान के अंदर पढ़ाई की रूटीन भी और नॉर्मल रूटीन भी आपको मुश्किल लगती है या आसान लगती है? नहीं, सिर्फ पहले दिन थोड़ा टफ लगा था, उसके बाद सही हो गया था। इतना मुश्किल नहीं था, मतलब। और पढ़ाई के हवाले से, कि पढ़ाई में हवाले से आपको टाइम ज़्यादा मिलता है या आपको भी थोड़ा सा टफ लगता है, मुश्किल लगती है? जी, वो पढ़ाई के लिए थोड़ा कम टाइम मिलता है। टाइम कम मिलता है जी, घर और का आप काम। कितने अरसे से रोज़े रख रही हैं? कितने साल हो गए रोज़े रखते हुए? मैं 9 साल की थी, पहला रोज़ा रखा। और अब कितने साल की हैं? अभी 14 साल की। 14 साल की, मतलब 5 साल हो गए रोज़े रखते हुए। जी। तो पहला रोज़ा याद है आपको जब आपने पहला रोज़ा रखा था? जी, मुझे पहला रोज़ा। क्यों याद है? कुछ खास हुआ था उस दिन? नहीं, मतलब जी थोड़ा खास हुआ था। क्या खास हुआ था? पहली बार जब मैंने पहली बार रोज़ा रखा था तो थोड़ा टफ लगा था। इतना नहीं, मतलब शाम जब अजान होने के करीब ही थोड़ा मुझे टफ लगा था। अच्छा। तो अब्बू लेकर गए थे, रोज़ा कुशाई जैसे होती है ना, अब्बू लेकर गए थे। अब्बू ने पहली दफ़ा पूछा था कि आपको क्या चाहिए, क्या खाना है अफ्तारी में अपनी। तो मैंने अपनी मनपसंद की चीज़ें बताई कि मैंने ये खाना है, ये करना है, ये वो। तो इस वजह से मुझे वो ज़्यादा याद है। आपके अब्बू ने ये आपसे 9 साल बाद पहली दफ़ा बार। पूछा? जी, तो ये आखिरी दफ़ा तो नहीं, तो उसके बाद पूछते रहे? जी जी पूछ सही। तो चले हम सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। जैसे ऑडियंस को मालूम है कि इस दफ़ा हमारी जो नशरियात है, जो हमारे प्रोग्राम्स हैं, ख़ास तौर पे नौजवानों के लिए, कि रोज़े की अहमियत को उजागर करें
और रमज़ान में आप अपनी नॉर्मल रूटीन्स को कैसे एडजस्ट कर सकते हैं, वो हम मुख्तलिफ एज ग्रुप के स्टूडेंट से सुन रहे हैं और सीख भी रहे हैं कि वो रोज़े को किस तरीके से, अपनी ज़िंदगी को रोज़े में किस तरीके से एडजस्ट करते हैं, रूटीन को कैसे एडजस्ट करते हैं। तो तकरीबन हमारे बच्चों के साथ, नौजवानों के साथ सवालों की जो तादाद है या अक़साम है वो सेम है, लेकिन हमें अलग अलग जवाब मिलते हैं। जैसे यहीं पे बच्चे बैठे हुए दोनों ने बोला हमें टाइम कम मिलता है, लेकिन गुज़िश्ता प्रोग्राम में कुछ बच्चों ने हमें जवाब दिया कि हमें टाइम अच्छा मिलता है, हम सहरी में पढ़ लेते हैं, हम गैर ज़रूरी काम नहीं करते हैं, एक्स्ट्रा कहीं जाते नहीं हैं, तो हमें वो टाइम भी सेव मिल जाता है। बट कुछ बच्चे इन चीज़ों को नहीं कवर कर पाते, तो वो कहते हैं रमज़ान में मुश्किल टाइम है। हम आगे बढ़ते हैं और मायदा से एक सवाल करके और फिर हम मायदा से नातिया कलाम सुनेंगे। अब मायदा, हम 11 महीने गुजार के रमज़ान में दाखिल होते हैं और फिर रमज़ान से निकलने के बाद फिर 11 महीने गुजारने होते हैं। तो जो 11 महीने की ज़िंदगी या रूटीन गुजार के आते हैं वो हम रमज़ान में अप्लाई करें, या रमज़ान में जो हम नए नए काम करते हैं, तिलावत, नमाज, टाइम डिसिप्लिन, हर चीज़ टाइम टू टाइम, या हम रमज़ान वाली चीज़ों को अगले 11 महीने पे इम्प्लीमेंट करें, क्या बेहतर लगता है आपको? मुझे ऐसा लगता है कि रमज़ान वाले जो हम लोग बहुत लग के इबादत करते हैं, तो वो हमें इन 11 महीनों में आम रूटीन में भी करना चाहिए, रमज़ान की इनको चीज़ों को अप्लाई करना चाहिए। ज़बरदस्त, यही मैं चाहता था कि इस एज ग्रुप के बच्चों को अगर ये बात समझ आती है तो बहुत अच्छी चीज़ है, और जिन्हें नहीं आती या नहीं समझ तो वो इन चीज़ों को सुन के, आपकी बातों को सुन के समझें कि रमज़ान वाली रूटीन को अगले 11 महीने हमने अप्लाई करने हैं। तो चले मायदा, हम चलते हैं। हम चाहेंगे कि आप अपने स्कूल में, हमने सुना है कि आप बहुत अच्छी नात पढ़ती हैं, असम्बली में भी और इवेंट्स में भी, तो हम आपसे एक कलाम ज़रूर सुनना चाहेंगे। नबी का लब पर जो जिक्र है बेमिसाल आया, कमाल आया, जो हिजर तैबा में याद बनकर ख्याल आया, कमाल आया, गुरूर हूरों का तोड़ डाला, लगा के माथे पे तिल खुदा ने, जो काले रंग का गुलाम तेरा बिलाल आया, कमाल आया, जो हिजर तैबा में याद बनकर ख्याल आया, कमाल आया, नबी तो साइब सभी है आला, है रुतबे सबके अजीमो बाला, नबी तो साइब सभी है आला, है रुतबे सबके अजीमो बाला, मगर जो आखिर में आमना का वो लाल आया, कमाल आया, नबी का लब पर जो जिक्र है बेमिसाल आया, कमाल आया। माशाल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत खूब मायदा, बहुत ज़बरदस्त आवाज़ आपकी, बहुत अच्छा आपने कलाम अदा किया। मैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करूँगा कि आप लोग आज हमारे प्रोग्राम के मेहमान बने। और अब हम अपने अगले सेगमेंट की तरफ चलते हैं, आज की शख्सियत या आज का वाक़या। जैसा कि हम रमज़ान के आखिरी अशरे में हैं और आखिरी अशरे में बहुत कम दिन ऐसे हैं जिसमें किसी का विसाल या किसी के यौम पैदाइश हो या कोई ख़ास वाक़े हों, जो हैं उस दिन आपको ज़रूर बताएंगे। बट आज हमारे पास ना कोई शख्सियत है ना कोई वाक़या है, तो हम उसी तरफ चलते हैं कि ज़िंदगी के रहनुमा असूल कुरान की रोशनी में। तो आज जो हमारे पास एक कुरान की आयत का तर्जुमा है और वो हमारी ज़िंदगी का बहुत अहम असूल है, वो सूरह हुजर की आयत नंबर 91 है
कि ऐसे मत बनो कि कुरान मजीद की किसी आयत पे आप अमल करो और किसी आयत पे अमल ना करो। मतलब कुरान ने एक हुक्म दिया वो तो मान रहे हो और जो दूसरा हुक्म दिया उस पे आप अमल नहीं कर रहे। तो ये प्रोग्राम ख़ास तौर पे नौजवानों के लिए है, तो मैं इसकी एक मिसाल दे के आगे बढ़ूँगा। और जो महीना चल रहा है इसमें बहुत ज़बरदस्त मिसाल है कि कुरान ही हमें बताता है कि रोज़े हम पे फ़र्ज़ हैं, रोज़े रखो। 365 दिन 12 महीने में से एक महीने के रोज़े आप पे फ़र्ज़ हैं, रखो। और कुरान ही हमें हुक्म देता है कि नमाज कायम करो। बहुत जगह पे हुक्म दिया नमाज कायम करो। अब बहुत से नौजवान ख़ास तौर पे और कुछ बड़ी उम्र के बुज़ुर्ग भी रोज़ा रखते हैं, सहरी करते हैं डट के, और सहरी करते ही या तो आज का नौजवान मोबाइल में लग जाता है या थोड़े बुज़ुर्ग जो होते हैं वो सो जाते हैं, और उसके बाद फजर गायब, ज़ोहर गायब, असर में अम्मा या अब्बा के कहने पे उठते हैं और शायद असर पढ़ लें, मगरिब पढ़ लें और फिर इशा गायब। तो एक कुरान के हुक्म पे अमल हो रहा है, रोज़ा रखा जा रहा है, और कुरान के दूसरे हुक्म पे अमल नहीं हो रहा, और कुरान ही तीसरा हुक्म दे रहा है कि कुरान के अगर किसी हुक्म पे आप अमल कर रहे हो तो दूसरे हुक्म पे भी अमल करो। तो मैंने एक मिसाल आपको दी, ऐसी हज़ारों चीज़ें होंगी कि हम कुरान की कुछ बातों पे अमल कर रहे होंगे और कुछ बातों के बारे में हमें मालूम भी होगा और हम उस पर अमल नहीं कर रहे होंगे। तो अब हम अपने प्रोग्राम के बाहरी रमज़ान ट्रांसमिशन के तीसरे सेगमेंट की तरफ चलते हैं, बब्बा फूड का दस्तरखान। आप इसको देखेंगे और आज के प्रोग्राम के लिए हम आपसे इजाज़त चाहेंगे, और आज की ट्रांसमिशन में आप फ्राई चने की दाल की रेसिपी देखेंगे। तो यकीन है मुझे कि जब देखने के बाद आप उसे ट्राई करेंगे तो आपको खाने के बाद मज़ा ज़रूर आएगा, और जब मज़ा आए तभी आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। आज के लिए सैयद फहाद और हमारे प्रोडक्शन एंड स्टूडेंट अली नकाश को इजाज़त दें। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। आज एक और नई रेसिपी के साथ आपके सामने हाजिर हुए हैं। आज की रेसिपी ढाबा स्टाइल फ्राई चने की दाल है। तो सबसे पहले बिस्मिल्लाह पढ़ें और हाथ को अच्छी तरह धोएं और अपनी रेसिपी को स्टार्ट करें। जी, अब हम बनाने जा रहे हैं ढाबा स्टाइल फ्राई चने की दाल। उसमें इंग्रेडिएंट में सबसे पहले आपके सामने है चने की दाल, और एक दरमियाने साइज़ की प्याज जो चॉप की हुई है, साथ में 3 हरी मिर्चें हैं गार्निशिंग के लिए, 3-4 जितने भी आप यूज़ करना चाहें, और एक बड़ा टमाटर या 2 छोटे टमाटर, और ये चॉप हुए हुए हैं। और आप देख सकते हैं कि ये बिल्कुल फाइन चॉप हुए हुए हैं, मोटे मोटे नहीं कटे हुए हैं, बारीक कटे हुए हैं। और अब हम आपको आगे दिखाते हैं कि इसमें और कौन से मसाला ये इसमें, और आगे जो हम आपको बता रहे हैं कि कौन से मसाला ज़्यादा डालेंगे। ये गरम मसाला है, गरम मसाला इसमें आधी टीस्पून डलेगी, लाल मिर्च जो कि 1.5 टीस्पून डलेगी, नमक हस्बे जायका है या आधी चमची, और ये है अजवाइन। अजवाइन 2 चुटकी डलेगी, जिससे चने की दाल की जो बादी है वो ख़त्म हो जाती है, और हल्दी आधी टीस्पून है। इसी तरह लहसुन और अदरक ये तकरीबन 1-1 टीस्पून है, और ये सारे मसाले हैं जो ढाबा स्टाइल फ्राई चने की दाल में डलेंगे। अब चलें आगे चलते हैं और अब हम इसे बनाते हैं, और बनाने का तरीका है। इसमें नमक डाला है, और आपको बताते चलो कि इसमें पानी ज़्यादा नहीं डालना, जैसे चावल में रखते हैं इसी तरीके से पानी को रखना है, एक कनी रह जाए ताकि दाल पूरी तरीके से ना गले। और जब इसमें उबाल आ जाएगा तो उस वक्त इसमें 2 चुटकी अजवाइन डाली जाएगी। अजवाइन को पहले मत डालें, वरना उसका जो असर है वो ख़त्म हो जाएगा। जब इसमें उबाल आ जाएगा उस वक्त इसमें अजवाइन डालेंगे। और अब चलते हैं दूसरी तरफ, हम इसका मसाला भूनते हैं। जब मसाला भुन जाएगा तो फिर इस दाल में जो है उबाल आ गया है, और ये जो इस पर झाग आया है इसे हटाना है, इसे उतारना है। यही वजह थी कि हमने अजवाइन नहीं डाली थी, वरना अजवाइन इस झाग में चिपक जाती है और अजवाइन का जो असर है वो दाल में नहीं उतरता। तो अब ये हमने झाग यहाँ से हटा दिया, और ये हमने 2 चुटकी इसमें अजवाइन डाल दी है। और अब दाल उबलने के लिए छोड़ देंगे, और इसे हम थोड़ी देर के लिए लगा रहे हैं। 1/4 कप इसमें ऑयल डाला है, और ऑयल के बाद सबसे पहले इसमें जो हमने चॉप प्याज थी उसे डालना है, उसे फ्राई करना है थोड़ा सा। प्याज हमारी गोल्डन ब्राउन तकरीबन होने लगी है, देख रहे हैं आप, एक फाइन कलर आ रहा है। और इसमें हमने लहसुन अदरक का जो पेस्ट है वो डाला सबसे पहले, इसको मिक्स करेंगे। 1.5 चम्मच पिसी हुई लाल मिर्च, तकरीबन 1 चमची से थोड़ा सा कम नमक, बाकी आप अपने हिसाब से भी डाल सकते हैं। आधी चमची इसमें हल्दी डाली गई है। और ये आधी
आधी चमची जो है इसमें गरम मसाला डाला गया है और इसको मिक्स करते जाएँ और साथ साथ इसमें तकरीबन 1 कप पानी डाल दें। इसको थोड़ी देर ढकेंगे ताकि इसके प्याज जो है वो थोड़ी गल भी जाए और उसके बाद फिर अगले प्रोसेस में। ये अब हमारे मसाले की शक्ल हो गई है और तकरीबन जितना हमें इसे पकाना था पका लिया। अब इसमें बारी है टमाटर डालने की, जो बारीक चॉप टमाटर थे वो हमने इसमें डाले। इसे मिक्स करेंगे, थोड़ा सा भुनेंगे, चलाएंगे इसे। पहले इसमें तकरीबन आधा कप पानी डाला था और अब इसमें 1 कप पानी डालेंगे। पहले मैंने थोड़ा सा गलत बता दिया था कि हमने 1 कप पानी डाला, पहले आधा कप डालेगा जब हमने प्याज भूनी थी। और अब इसमें 1 कप पानी डाल के इसे अगेन ढक देंगे। देखिए हमारा मसाला बहुत अच्छे से भुन गया है, ऑयल ऊपर आ गया और बस इसमें हम चने की दाल डालेंगे जो हमने अलग चूल्हे पे बॉईल कर ली थी। इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। बेहतरीन कलर और कलर के साथ साथ खुशबू भी बहुत बेहतरीन आ रही है। और अब हम इसमें कोयले का दम लगाने जा रहे हैं। कोयले का दम प्याज के छिलके भी लगाया जा सकता है। कोई स्टील की या सिल्वर की प्याली रख के और कोयला उसमें जला के अंगारा बना के रख दें और थोड़ा सा उसके ऊपर ये हरी मिर्चें रह गई थी, हरी मिर्चें भी डाल दी गई हैं ताकि हल्की सी गल जाएँ। इसे शुरू में ना डालें, एंड में डालें, थोड़ी सी कच्ची कच्ची अच्छी लगती हैं। भाई हल्का सा ऑयल किया और हमने इसे ढक दिया है और ये आप देख रहे हैं अब इसमें कोयले का धुआं समा रहा है। और बस अब इसको थोड़ी देर में हम इसे सर्व करेंगे और फिर सर्व करके आपको इसकी डेकोरेशन करके फिर हम इसकी फाइनल शक्ल दिखाते हैं। माशाल्लाह फबी अय्यी आला रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, तुम अपने रब की कौन कौन सी नेमतों को झुटलाओगे। और ये हमारी ढाबा स्टाइल फ्राई चने की दाल तैयार है। बाबा फूड को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और इस तरह की वीडियोज़ और रेसिपी को एंजॉय करें। शुक्रिया।